बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमने सेशन अटेंड करना है, बेसिकली हमने आज सेकंड क्लास जो है HTML की उसको डिस्कस करना है। और इससे पहले कि मैं सेकंड अपनी क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूं कि आपका डेली के डेली जो हम सेशन करवा रहे हैं ना, उसको अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अटेंड नहीं कर पाते तो आप काइंडली उसको रिकॉर्डेड में ज़रूर देखें और उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने जो कल का सेशन हमने किया था उसकी माशाल्लाह से खुद प्रैक्टिस करके अपने नाम से हेडिंग्स लगा के, अपने नाम से इमेजेस लगा के मुझे शेयर किए, मुझे इनबॉक्स किए। तो उन्हें मैंने ये भी कहा कि आप ग्रुप में शेयर किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसके ऊपर वर्किंग करें। और आपकी ये जो फाउंडेशन बन रही है, जो बेस बन रही है, इससे ये होगा कि आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट के अंदर आपका वेब पेज आपको नजर आ रहा होगा, उसको आपको बेसिक पता चल रहा है कि वो वेब पेज बेसिकली बन कैसे रहा है, ऑपरेट कैसे कर रहा है, एक्सटेंशन कैसे उसकी सेव हो रही है, उसमें कंटेंट उसका कैसे लिखा जा रहा है, उसमें हेडिंग के क्या टैग्स हैं, पैराग्राफ के क्या टैग्स हैं। ठीक है, ये बड़ी बेसिक चीज है। आपकी H1 से लेके H6 तक जो है वो 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, उनको मजीद भी आज हम देखेंगे। और आपका जो सुपरवाइजर है वो आपसे टैग्स के बारे में भी क्वेश्चन कर सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि अच्छा लिंक लगाने का टैग लिखें या उसका HTML का कोड लिखें। आपको वाइवे में इस तरह के टास्क भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लाइन बाय लाइन जो भी चीजें हम आपको करवा रहे हैं, अगर आप इसको टाइमली कर लेंगे तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो जाएगा और आप अपने सुपरवाइजर को आसानी से वाइवा दे सकेंगे। ठीक है, वाइवा जब आप दे रहे होते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो आपका ऑपरेशन होता है, जो कि आप ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को। अब देखिए, इस टाइम पे मैं अपने सिस्टम के ऊपर आपको मेरी एक फाइल भी ओपन है, ठीक है, PPT की। और उसके अलावा मैं सब स्टूडेंट्स को भी एंगेज कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे लाइव कोड भी करके दिखाता हूँ। उसके अलावा वॉइस मेरी आप तक पहुंच रही है, मेरी एक प्रेजेंटेशन पहुंच रही है, मैं जो भी इसके ऊपर वर्किंग करता हूँ साथ के साथ आपको बता रहा होता हूँ। ठीक है, आपने इसी चीज को फॉलो करना है और इसी तरह से आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने सुपरवाइजर को कन्विंस करना है कि आपने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग भी की हुई है और आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, जो कि हम आपको फर्दर बताते रहेंगे साथ के साथ। और ताकि आप उसको आसानी से वाइवा दे सको। आपको जस्ट इतना करना है कि जो भी चीजें हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, आपने इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाना है। अगर आप डेली के डेली इसको कर लेंगे, जो भी सेशन हम आपको करवा रहे हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वाइवा देना और आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा पड़ेगा आपके सुपरवाइजर पे। अगर आप इसको भी डिले करते जाएंगे और डेली के डेली सेशन नहीं लेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, तो आपको वो प्रॉब्लम करेगा और आप लास्ट डे लास्ट नाइट को वाइवा से पहले ये सारा कुछ तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करें। और आज की जो सेकंड क्लास है उसके अंदर हमारी पिछले क्लास की कंटिन्यूशन है। पिछली क्लास में हमने इमेज लगाना सीखा था, अब इसमें हम इमेज को और उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं थोड़ा सा उनको डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहले देखा था कि इमेज कैसे लगाना है, उसका कोड, उसके साथ उसकी एक्सटेंशन, उसकी विड्थ, उसकी हाइट। ठीक है, अब जब आप इमेज सोर्स लगा रहे होते हो डबल क्वेश्चंस के साथ, उसके अंदर कोडिंग लिख रहे होते हो, तो जो डबल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को बता रहे होते हैं और ये पूरे का पूरा जो है ना एक एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, ये तो है तो साइज एट्रीब्यूट, लेकिन इनको आप स्पेशल एट्रीब्यूट्स कहते हो, जो कि आप स्टूडेंट्स, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है काइंडली अब अपना माइक ऑफ रखा करें ताकि बैकग्राउंड में म्यूजिक या बैकग्राउंड की कोई भी वॉइस यहाँ पे ना आए। तो क्वेश्चन आंसर एंड पे किया करें। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट तो मैंने आपको बता दी थी। कई बार इमेज इस तरह का होता है जिसके पिक्सेल्स बहुत ज्यादा नहीं होते स्ट्रॉन्ग, तो उसमें हमने क्या करना होता है कि आप उसको विड्थ और हाइट के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो और किसी जगह पे
इमेज ही इसी तरह का होता है जहाँ पे विड्थ और हाइट लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब मैंने फिर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा और डॉक टाइप से इसको स्टार्ट किया, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैं index.html की फाइल में सेव कर लूंगा। सेव एज index.html, और ये डेस्कटॉप, और ये सेव। अच्छा, अब ये सेव हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स के कलर्स चेंज हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली बताने लग पड़ता है कि स्पेशल एट्रीब्यूट का कलर क्या है, ये स्पेशल एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक है। स्पेशल एट्रीब्यूट खुद रेड फॉर्म में आता है, कंटेंट जो है वो ब्लैक कलर में होता है, और जो टैग्स होते हैं वो बेसिकली ब्लू कलर के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर लिया है। अब क्योंकि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर कोई अभी फिलहाल इमेज नहीं पड़ा हुआ, तो इसीलिए ये काम नहीं करेगा। अब मैं कोई भी इमेज अगर यहाँ से क्रिएट करूं, अच्छा खैर, मैं इसी का ही स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट स्क्रीन कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक इस लोगो को कर लेता हूँ और इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करता हूँ। अब ये मेरे पास एक इमेज आ गया, ठीक है। मैं इसको फाइल सेव एज करूँगा, और यहाँ पे एजी का नाम देकर जो कि हमारा लोगो है, और इसको जेपीजी फॉर्म में दूंगा ताकि ऑटोमेटिकली जेपीजी एक्सटेंशन में आ जाए। एक्सटेंशंस मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशंस के ऊपर आपने बहुत काम करना है। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और अब आप ये देखेंगे कि एजी का एक इमेज आ गया, और इसकी प्रॉपर्टीज पे देखेंगे कि ये डॉट जेपीजी फॉर्म में आ गया। अब कोड के अंदर क्योंकि इमेज का नाम लिखा और मेरा जो है अब नाम चेंज हो गया, एजी जो है फाइल का नेम है, और डॉट जेपीजी उसका एक्सटेंशन है। अब इसको सेव करेंगे। अब इसकी विड्थ और हाइट लिखी हुई है 500 और 600, लेकिन जो मेरा इमेज है उसकी विड्थ और हाइट 286 मल्टीप्लाई बाय 128 है, ठीक है। 286 इसकी विड्थ है और 128 इसकी हाइट है। विड्थ जो है लेफ्ट से राइट होती है, और हाइट डाउन से अप से डाउन होती है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ ब्राउजर के अंदर, जो कि मेरी इंडेक्स फाइल बन गई क्योंकि मैंने इसको सेव HTML में कर लिया था। अब आप ये देखें, अब ये देखें कि क्योंकि उसकी हिथर उसके मुताबिक नहीं है, तो जो इसकी एक्चुअल है मैं वो कर देता हूँ। 200 दो 268 मल्टीप्लाई बाय 128, ठीक है। अब कोड में भी हम ये कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट वही 268 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या थी 128, इसको 128 कर लेते हैं और इसको कंट्रोल S करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें जो इसकी एक्चुअल है ना इस इमेज का साइज वो आ गया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये एक इमेज लगा हुआ है और एक बड़ा जो है वो अच्छा लग रहा है। इसको मैंने आपको बताया भी था कि सेंटर के टैग से इसको आप सेंटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप भी अपना कोई भी इमेज लगा के अपनी कोई पिक्चर लगा के आप इसको दिखा के हमें स्क्रीनशॉट शेयर करें ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा एजी सोल्यूशन का बना है, ताकि पता चले आपको कितनी चीजें क्लियर हो। मैंने सेंटर का टैग लगा दिया है तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उसके अंदर जो यूजली उसका एक स्पेसिफिकली टैग होता है, उसके अंदर फिर उसका नाम होता है, वैल्यू होता है, वो पेयर होता है नेम और वैल्यू का, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नेम है पहले टैग, और फिर उसकी वैल्यू है वो डबल क्वेश्चंस के अंदर होती है। लिंक्स डिफाइन करते हैं हैरिफ एट्रीब्यूट जो होता है, जो कि लिंक लगाने के लिए यूज होता है, जो कि हमने प्रीवियस के एंड में पढ़ा था। वो हैरिफ लिंक होता है एच, इसको हैरिफ भी पढ़ते हैं, इसको एच रेफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए टैग आ गया और उसके अंदर फिर स्पेशल एट्रीब्यूट लगते हैं, जिस तरह ये ए टैग स्टार्टर ए क्लोजर, इसके अंदर फिर हैरिफ लगा हुआ है, और ये बेसिकली एक स्पेशल एट्रीब्यूट है। स्पेशल एट्रीब्यूट्स के अंदर काफी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट आ जाता है, हैरिफ का एट्रीब्यूट आ जाता है, ठीक है। फिर क्लासेस का एट्रीब्यूट आएगा,
ये स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं, फिर उनके फर्दर आगे से नेम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑल्टरनेटिव जो है एजी सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इमेज की एक्सटेंशन चेंज हो जाती है, या इमेज इंटरनेट स्लो होने की वजह से लोड ही नहीं होता, तो वहां पे कोई तो ऐसा होना चाहिए ऑल्ट। अब देखिए, मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ, जेपी रहने देता हूँ। अब ये क्योंकि लोड नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी एक्सटेंशन चेंज हो गई है, तो यहाँ पे ऑल्ट की जगह वो एजी सॉल्यूशन दिखाएगा, ताकि पता चल जाए यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है और वो एजी सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑल्ट भी एक स्पेशल एट्रीब्यूट है और ये बड़ा यूजफुल है जब कहीं पे भी आपका कोई इमेज का इशू बन जाए, इमेज की फाइल करप्ट हो जाए या किसी किस्म का भी इशू हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। स्टाइल के केस कैरिंग स्टाइल शीट, जिसको आप सीएसएस भी कहते हैं, वो भी हम आपको इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन उसके अंदर आप ये देखेंगे कि वो तो एक प्रॉपर हम केस कैरिंग स्टाइल शीट को बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक उसका स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की फॉर्म में टैग होता है, जो कि स्टाइल के नाम से होता है। स्टाइल क्या करता है? स्टाइल के अंदर फिर आप मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं कि आपने उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है और उसको क्या वैल्यू देनी है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि पी तो है पैराग्राफ का टैग, ठीक है, यहाँ तक आपको पता है, और स्टाइल, फिर उसके बाद कलर रेड, और जो पैराग्राफ का कलर है ना वो रेड हो जाएगा, और इसके ऊपर, इस पूरे पेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। हम इसी के अंदर इसको चेंज कर लेते हैं और ये कोड लिख देते हैं। अब ये देखें कि डॉग टाइप स्टार्ट हो गया, HTML का टैग स्टार्ट क्लोज, जिस तरह हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का और क्लोजिंग का टैग होता है, बॉडी टैग स्टार्ट और क्लोज, फिर H2। अब H1 से H6 तक है, यहाँ पे H2 हमने यूज किया, वही स्टाइल एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ जो है वो बगैर स्टाइल के एट्रीब्यूट के, और जो दूसरा पैराग्राफ है वो स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ है। स्टाइल है और स्टाइल के अंदर इसकी प्रॉपर्टी है कलर, और फिर उसकी वैल्यू है रेड, कि एक इसकी जो ऐसी प्रॉपर्टी डाल दी जाए कि उसका कलर रेड हो जाए, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, अब जो ये पैराग्राफ है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक में है, और ये जो है दिस इज अ पैराग्राफ, ये रेड में है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये जो टेक्निक है ना, आप इनको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इस हेडिंग के अंदर भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप बॉडी के टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगा देंगे तो पूरे का पूरा बॉडी का कलर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको डिफरेंट कलर्स लगा के दिखाता हूँ। जो तो कलर्स बड़े नॉमिनेट होते हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, जो कि एग्जैक्ट होते हैं, वो तो यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएंगे। लेकिन कुछ कलर्स ऐसे हैं जो मिक्सिंग होते हैं, वो कैसे मिक्स होकर लगते हैं वो आपको इंशाल्लाह आगे जाकर बताएंगे, ठीक है। अब मैं बॉडी के कलर को चाह रहा हूँ कि मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा, और H1 का मैं चाहता हूँ हो जाए ब्लू, BLUE, ब्लू। और उसके अलावा चलें इसको पहले ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें, स्टाइल का एट्रीब्यूट हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो बॉडी के अंदर जो था वो बॉडी के जो कलर था वो हो गया है ग्रीन। और उसके अलावा इसके अंदर क्योंकि नहीं लगाया था, तो जो बॉडी का कलर है वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो जो कलर मैंने H2 को दिया था वो तो उसके ही यूज हो गया ब्लू, और जो P को दिया था रेड, वो रेड में शो हो रहा है। और जो इस पैराग्राफ को कोई कलर नहीं दिया, क्योंकि हमने बॉडी के स्टाइल में कि बॉडी में जितनी भी लाइंस लिखी जाएंगी वो ग्रीन कलर में। अब आप एक पैराग्राफ अगर और भी लिखेंगे ना, ये देखें, अब एक तीसरा पैराग्राफ एंड पे ऐड कर देते हैं, ये देखें, अब इसका कलर भी ग्रीन आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। अब आपने अक्सर वेबसाइट्स देखी होंगी, इनके ऊपर मल्टी कलर्स होते हैं, तो इस तरीके से जो है ना मल्टी कलर्स लिखे जाते हैं। अक्सर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे होगा कि कुछ कंटेंट आपको किसी और स्पेसिफिक कलर में लिखना होगा, जो भी आपके प्रोजेक्ट की थीम होगी उस थीम के मुताबिक आपका ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अब हम थोड़ी सी ये भी सीखेंगे कि जो कंटेंट की माइनिंग होती है या कंटेंट राइटिंग होती है वो इसमें एचटीएमएल में कैसे होती है। कुछ डबल क्वेश्चंस के साथ लिखते हैं। डबल क्वेश्चंस मीन होते हैं जिस तरह बिल गेट्स ने या कोई कोट्स गए होते हैं या फिर बड़े बड़े जो लोगों ने किए होते हैं उनको आप किस तरह एचटीएमएल में लिख सकते हैं। आप सिंपली टाइटल देंगे और उसके बाद उसका जो नाम है वो और फिर उसका जो क्वेश्चन होगा वो, तो ये आपको इस तरीके से शो होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जब आप इसके ऊपर जा रहे हैं ना, इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रहे हैं, मूव योर माउस ओवर द पैराग्राफ बिलो टू सी द इफेक्ट। अब ये देखें, जॉन भी डबल क्वेश्चन, इट मींस ये जो जिसने कहा है ना, मतलब ये क्वेश्चन जिसने कहा है वो उसके रिलेटेड कोई अगर आप टाइटल डालना चाह रहे हैं ना तो वो आप ये यहाँ पर डाल देंगे। ये डबल क्वेश्चंस के सिंगल या डबल क्वेश्चंस के अंदर आप आ जाते हैं। अब ये देखें, ये जो नीचे शॉटगन आ रहा है ये सिंगल सिंगल क्वेश्चंस में आ रहा है और ये जो ऊपर वाला ये डबल क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि यहाँ पे आपने डबल क्वेश्चन लिखे हैं तो वो डबल क्वेश्चन में शो हो रहा है और यहाँ पे सिंगल क्वेश्चंस लिखे हैं तो वो सिंगल क्वेश्चंस में शो। अक्सर अगर आपने कोई कोई अपने प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कंटेंट तो इतना आपके पास होगा नहीं, आपने कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना। मिसाल के तौर पे जिस तरह अब आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का हो, तो जिस तरह अब आप एलएमएस के स्टार्ट में देखते हैं वहां पे क्वेश्चंस डबल क्वेश्चन लिखे होते हैं या कोई ना कोई उन्होंने कंटेंट डाला होता है। इसी तरह का आपको भी आपके वेब पेज के स्टार्ट पे कोई ना कोई कंटेंट डालना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि आपको इस तरह की टैग लाइंस का पता हो। अ, अगर ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा सकूं। ये देखें, अब वीयूएलएमएस की जो ऑफिशियल है ना वेबसाइट, उसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ये देखें डबल क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे तो डबल क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है ना कि कोई कोट है कोई जो कि मतलब जिस तरह बिल गेट्स के होते हैं कोई भी, तो आपने यही अगर लिखने हो इस तरह कि आपके यहाँ पे जब आए कोई भी पॉपअप हो तो वो इस तरह शो हो। ठीक है, तो इसको पॉपअप में शो करवाने का ये तरीका है और इसको फर्दर इस तरह डबल क्वेश्चन में कैसे लिखना है वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। वो हमारा पूरा कंटेंट राइटिंग के अंदर सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो मैंने चीजें आपको बताई इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है कि एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ऑल्ट जो है, ऑल्ट क्या करता है वो स्पेसिफाई करता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को एक इमेज की जगह पे जो कि डिस्प्ले ना हो रहा। मैंने आपको एक्सटेंशन चेंज करके दिखाई जो कि डिस्प्ले इमेज नहीं हो रहा था, उसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव आ गया। फिर डिसेबल जो है, वो डिसेबल जो है वो एलिमेंट के इनपुट को डिसेबल करने के लिए यूज होता है। हैरिफ जो है वो आपका वेब ब्राउजर को कोई एड्रेस देने के लिए यूज होता है। आईडी जो है वो स्पेसिफिक एलिमेंट की आईडी होती है। सोर्स जो है वो आपका इमेज का सोर्स वेब पेज पे लगाने के लिए होता है। स्टाइल जो है वो केस कैरिंग स्टाइल शीट का एक एलिमेंट है जो कि एचटीएमएल में यूज करता है। फिर टाइटल, टाइटल क्या करता है, स्पेसिफिक आपको डिस्प्ले करता है टूल टिप की, जिस तरह अभी यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना, ये टाइटल है जो कि आपके टूल टिप के ऊपर शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद H1 से लेके H6 तक की हेडिंग्स थी। इसके ऊपर तो मैंने आपको काफी डिटेल में बता भी दिया था। अब आपने ये खुद जज करना है कि H1 जो है वो सबसे बड़ी होती है, H6 जो है वो सबसे छोटी होती है। आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या आपकी वेब पेज के लिए कौन सा आपको जरूरी है तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर तो आपको एक स्पेसिफिक चाहिए H1 से H6 तक, तब तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे भी बड़ा चाहिए साइज में आपका हेडिंग का फॉन्ट, तो आप उसमें स्टाइल, फॉन्ट, उसका साइज और उसकी वैल्यू लिख के और कंटेंट लिखकर उसको शो करवा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक H1 का इस सारे को खत्म कर देता हूँ और सिर्फ ये H2 रहने देता हूँ, बल्कि इसको H1 करता हूँ। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है सिंगल और डबल क्वेश्चंस, S1 H1 से स्टार्ट और H1 से। अब ये है एक स्पेसिफिक साइज के अंदर है। मुझे इस साइज से भी अगर बड़े साइज में चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फॉन्ट साइज का स्पेशल एट्रीब्यूट जो है वो यूज करूंगा। ये देखें ये वाला, और मैं इसको इस तरीके से इन वैल्यूज को यहाँ पे लिखूंगा, H1 के अंदर स्पेशल एट्रीब्यूट डालूंगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि स्टाइल और नेम और फिर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू
फिर ये इसको कहते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। ये होते हैं कॉलन, सॉरी ये कॉलन, सेमी कॉलन होते हैं, और ये होते हैं कॉलन, ठीक है। और ये जो है कॉमा, ठीक है। और ये डबल क्वेश्चन और ये सिंगल क्वेश्चन, ये आपने वैल्यूज याद रखनी है। ये जो एक एक वैल्यू होती है ना प्रोग्रामिंग में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। H1 स्टाइल इक्वल साइन, डबल क्वेश्चन स्टार्ट, प्रॉपर्टी का नेम, फॉन्ट साइज, ये प्रॉपर्टीज काफी है। जब हम केस कटिंग स्टाइल शीट पढ़ेंगे तो आपके कलर की, फॉन्ट की, इमेजेस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं केस कटिंग स्टाइल शीट पे वो आपको बताएंगे। फॉन्ट साइज, कॉलन, फिर 60 पिक्सल्स, ठीक है। और फिर सेमी कॉलन, और फिर डबल क्वेश्चन क्लोज। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और फिर देखते हैं कि वहां पे इस पे क्या फर्क पड़ा है। अब ये देखें उस साइज से भी अब ये 60 पिक्सल, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चेंज करते हैं वैल्यूज, इसी तरह आप इसके अंदर भी चेंज कर रहे हैं। आप अब ये 60, आप 60 से भी अबव लेके जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मैं इसको 90 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करूंगा और फिर इसको चेंज करूंगा, तो ये देखें ये मजीद अब आपको उससे भी एक्सेस मिल रही है। अब आप ये देखें कि कई आपने इमेजेस देखे होंगे या कई वेबसाइट देखे जिसमें बहुत बड़े बड़े टाइटल लिखे होते हैं, तो वो इसी तरह है कि HTML की बाउंड्री जहां पे खत्म हो जाती है वहां से वो स्टार्ट हो जाती है CSS की बाउंड्री, ठीक है। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि आवाज कट रही है, कि सब स्टूडेंट्स को आवाज कट रही महसूस हो रही है या सबको आवाज क्लियर आ रही है? काइंडली मुझे जल्दी से बताएं। आवाज क्लियर आ रही है सब स्टूडेंट्स को? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका फॉन्ट साइज का एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट्स बहुत जरूरी हैं। एट्रीब्यूट्स आप जब तक यूज करना नहीं सीखेंगे आपको एग्जैक्टली वो चीज क्लियर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब HR जो है ना, ये है थर्मेटिक ब्रेक HTML पेज के अंदर। अगर आपने HTML के पेज को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक प्रॉपर लाइन लग जाए, तो आप HR यूज करते हो। HR एक ऐसा टैग है कि जो सिर्फ सिंगल हैंडेड यूज होगा, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ठीक है। ये H1 नहीं है, ये HR है, ठीक है। मैं आपको ये सारे का सारा कॉपी करके यहाँ पे चला कर दिखाता हूँ। अब ये देखें, डॉग टाइप HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। अब H1 ये एक हेडिंग 1 है और ये पैराग्राफ है, और फिर उसके बाद HR है, फिर हेडिंग 2 है, और फिर हेडिंग 2 ही है, इसको हम 3 कर देते हैं, हेडिंग 3, कंट्रोल S। और इसको अब हम ओपन करके देखते हैं कि क्या लाइंस बनी। अब ये देखें, पहला कंटेंट लिखा, लाइन ब्रेक आ गई और प्रॉपर एक लाइन आ गई HR के टैग से। तो इस टैग से क्या होता है कि आपका एक बीच में लाइन पड़ जाती है, और वो उससे आपको आसानी से डिवीजन आ जाती है। अब आप समझ लें कॉलम टाइप बन रहे हैं। हम टेबल्स को भी डिस्कस करेंगे कि टेबल्स और कॉलम्स कैसे बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक लाइन प्रॉपर लग जाए, ठीक है। अच्छा, स्टाइल एट्रीब्यूट को एक बार फिर थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप का टैग नेम होता है, फिर स्टाइल लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू होती है। अब अगर आपने पूरे का पूरा बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है, ठीक है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड है तो ये बॉडी के टैग के अंदर यूज होगा, बैकग्राउंड कलर और पाउडर ब्लू, ठीक है। मैं आपको इसको चला कर दिखा देता हूँ। डॉग टाइप HTML बॉडी H1, और बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू, ठीक है। अब इसको कंट्रोल S करेंगे और उसको दोबारा रिफ्रेश करके देखेंगे, तो देखेंगे बैकग्राउंड पे पाउडर ब्लू आ गया। अब ये देखें, पहले तो सिर्फ पूरे बैकग्राउंड कलर का चेंज हो रहा था, अब मैं सिर्फ स्पेसिफिक जा रहा हूँ कि H1 का जो बैकग्राउंड है ना, जहां तक H1 है, तो दिस इज अ हेडिंग जितना था वो उसका ग्रीन आ जाए, बाकी सारा पीछे ब्लू ही रहे। अब इसको अगर मैं सेंटर में भी कर दूं, तो इससे मजीद जो है ना आपका वेब का अ, वो अच्छा शो होगा। कंट्रोल S करें,
अब ये देखें, अब आप देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा और नीचे आपका कंटेंट लिखा आ जाएगा, आपका एक किस्म का ये समझ लें कि वेब पेज या आपके प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि दिस इज हेडिंग है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक प्रोजेक्ट का नेम के डेवलपर ब्लॉग, ये कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट का नाम आ गया। अब यहाँ पे अगर इसके नीचे फौरन HR भी लगा देते हैं तो ये समझें कि आपका HR ये इससे डिवीजन हो गई है, और आप ये समझें कि देखिए डिवीजन आ गई, नीचे से आपका दूसरा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको हेडिंग का कलर भी चेंज करना सिखा दिया। आप हेडिंग के अंदर भी स्टाइल कलर ब्लू लिखेंगे या बैकग्राउंड कलर ब्लू लिखेंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा। ये आपने खुद लिखकर और हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करके आपने मुझे सेंड कर दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आप फॉन्ट का जो फैमिली है वो भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का नेम चेंज करोगे तो टाइम न्यू रोमन्स करोगे तो वो लग जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉन्ट फैमिली लिखोगे। अब ये बार बार मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रिपीट हो रही है वो सिचुएशन, तो आपने इनको खुद अब प्रैक्टिस करना है। ये जो है शीट प्रेजेंटेशन फाइल ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो आपने इसको खुद प्रैक्टिस करके स्क्रीनशॉट्स लेके आपने ग्रुप में शेयर करने, जहां से समझ नहीं लगेगी वहां से पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट के साइज को आप परसेंटेज से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा इसके अंदर आपके यूज होता है। आपके जो टेक्स्ट को कैसे आपने मैनेज करना है उसमें ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आप टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो, ये भी अब आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है ना क्लियर हो जाए। हमारे पास आखिरी 3 मिनट है। आज का सेशंस काफी लेंथी था, इसमें मैंने आपको काफी कंटेंट को जिस तरीके से आपने मैनेज करना है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो बताया। आपकी पहली क्लास और ये वाली क्लास, अभी तक के हमारे 3 सेशंस हो गए हुए हैं। इंट्रोडक्टरी HTML की फर्स्ट और ये HTML की सेकंड। माशाल्लाह स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं। सब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ी आसान चीज़ें हैं अभी तो जो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह फर्दर इनको डिटेल में जब देखेंगे तो अगर आपकी पिछली चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। तो जल्दी से जिन भी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन आंसर करने वो क्वेश्चन आंसर करें, और फिर इंशाल्लाह आपको ये जो पूरा सेशन है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन करें जी। हमने पे बात सुने। जब आपने कोई स्पेसिफिकली एलिमेंट जो होता है ना उसको डिसेबल करना हो, ठीक है, तो वहां पे डिसेबल का एट्रीब्यूट लगता है। अभी क्योंकि हमने इस तरह का कुछ किया नहीं है, तो जब हम लिखेंगे ना आपका चेक बॉक्सेस बनाएंगे या मुख्तलिफ इस तरह की चीजें बनाएंगे, तो उसमें डिसेबल करते हैं। एक को हमने डिसेबल करना होता है, एक को नहीं करना होता। तो वहां पे इंशाल्लाह मैं आपको डिसेबल का मीन बस आप इतना समझ लें कि कुछ चीजें अगर हमने उनको शो करवाना हो लेकिन उनको फ्रीज करके शो करवाना हो, ठीक है। जिस तरह आप ये देखते हैं कि जब आप चेक बुक चेक पॉइंट्स क्लिक कर रहे होते हैं तो वहां पे तो मल्टीपल कर लेते हैं, लेकिन जब आपने दो ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना हो तो एक सिलेक्ट हो जाता है और दूसरा डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो डिसेबल को तब वहां पे यूज करते हैं। और कौन वॉइस पे कौन क्वेश्चन कर रहा था, कर रहे हैं आप? हमने पे नोट पैड प्लस प्लस की जगह हम विजुअल स्टूडियो नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है? जिस तरह हम टेक्स्ट लिखते हैं लाइन सेंटर, वो खुद ही हमें प्रोवाइड करता है, इसकी लाइब्रेरीज हैं।